स्वागत है आपका अनमैच्ड पर दोस्तों, जहां हम फिक्शन की दुनिया के उन अनकहे और सबसे खौफनाक किरदारों की बातें करते हैं जिन्हें समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। आज हम एक ऐसी सत्ता के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने पावर स्केलिंग और एनीमे मल्टीवर्स के सारे नियमों को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया है। आज बात होगी उनकी जिसके लिए पूरी मल्टीवर्स एक खिलौना है, जिसके लिए मौत सिर्फ एक शब्द है और जिसके हाथ में मौजूद पेन किसी भी भगवान की किस्मत लिख सकता है। हम बात कर रहे हैं फेदरीन ऑगस्टस औरोरा की। अगर आपको लगता है कि गोकू की यूआई फॉर्म, एनोस वोल्डिगोड की तलवार या सायतामा का एक मुक्का ही सबसे ऊपर है, तो आज की यह वीडियो आपकी पूरी सोच को जड़ से हिलाकर रख देगी। हम इस कैरेक्टर के जन्म, उसके रहस्यमयी अतीत, उसकी अनंत शक्तियों और उसके अंत तक की हर एक बारीकी को इतने विस्तार से समझेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अनमैच्ड की इस यात्रा में हम उस हद तक जाएंगे जहां तर्क भी दम तोड़ देता है। फेदरीन ऑगस्टस औरोरा कोई आम एनीमे कैरेक्टर नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी क्रिएटर लेवल की इकाई है जो उमिनेको नो नाकू कोरोनी यानी भेन द क्राई की सीरीज से ताल्लुक रखती है। इस मास्टरपीस को लिखने वाले जीनियस का नाम है रयुकिशी 07, जिन्होंने 7वें एक्सपेंशन स्टूडियो के नीचे इस सीरीज को 2007 में एक विजुअल नोवेल के रूप में दुनिया के सामने पेश किया था। फेदरीन का किरदार तब आता है जब कहानी इंसानी दिमाग की हदों को पार करके मेटा वर्ल्ड में प्रवेश करती है। वह सिर्फ एक डायन नहीं है, बल्कि वह थिएटर गोइंग, ड्रामा और स्पेक्टेटिंग की डायन है। उसका अस्तित्व ही इस बात पर टिका है कि वह इस पूरी मल्टीवर्स की एक दर्शक है, जो ऊपर बैठकर हम सबकी और बड़े बड़े देवताओं की जिंदगी को एक नाटक की तरह देखती है। फेदरीन की पैदाइश की कहानी बहुत ही जटिल और दिमाग घुमाने वाली है। वह कोई ऐसे ही पैदा नहीं हुई थी। असल में उमिनेको के ब्रह्मांड में एक वास्तविक दुनिया का पात्र है जिसका नाम है हाचिजो तोइया। तोइया एक बहुत ही रहस्यमयी और कामयाब लेखिका है जो रोकेनजिमा द्वीप पर हुए सामूहिक हत्याकांडों पर उपन्यास लिखती है। कहा जाता है कि फेदरीन असल में इसी हाचिजो तोइया का एक उच्च आयाम वाला अवतार है। जब एक लेखक अपनी ही कहानी के अंदर इतना गहरा उतर जाता है कि वह उस कहानी का भगवान बन जाए, तब फेदरीन जैसी सत्ता का जन्म होता है। हजारों साल पहले फेदरीन एक डायन थी जो धीरे धीरे ज्ञान और अनुभव की उन बुलंदियों तक पहुंच गई जहां उसने क्रिएटर की स्थिति को छू लिया। फिक्शन में क्रिएटर बनना मतलब सब कुछ पा लेना, लेकिन उसकी एक कीमत होती है, आप अपनी पहचान खो देते हैं। फेदरीन ने उस सीमा से वापस आने का फैसला किया, लेकिन इस चक्कर में उसका अस्तित्व बिखर गया। उसके सिर पर जो आप एक तैरता हुआ अर्धचंद्राकार मुकुट देखते हैं, वह कोई फैशन नहीं बल्कि उसकी मेमोरी डिवाइस है। वह इतनी ज्यादा बुद्धिमान और पुरानी है कि उसका दिमाग इतनी जानकारी संभाल नहीं सकता, इसलिए वह उपकरण उसकी यादों और उसके व्यक्तित्व को संभाल कर रखता है। अगर वह उपकरण हट जाए या खराब हो जाए तो फेदरीन का पुराना वजूद मिट जाएगा और वह एक नए व्यक्तित्व के साथ पैदा होगी। इसका मतलब उसका कोई एक असली जन्म नहीं है, वह बार बार बनती और बिगड़ती रहती है। अब बात करते हैं उसकी उन शक्तियों की जिसके बारे में सुनकर बड़े बड़े एनीमे प्रशंसकों के पसीने छूट जाते हैं। फेदरीन की स्थिति क्रिएटर क्षेत्र की है। उसका सबसे बड़ा हथियार है ओवरलॉर्ड लेवल का प्लॉट मैनिपुलेशन। इसका सरल मतलब यह है कि फेदरीन के लिए पूरी वास्तविकता, सारे ब्रह्मांड, सारी समय रेखाएं सिर्फ एक किताब के पन्नों की तरह हैं। अगर कोई बहुत शक्तिशाली दुश्मन उस पर हमला करने की कोशिश भी करता है तो फेदरीन को कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। वह बस अपना पेन उठाएगी और वास्तविकता की पटकथा में लिख देगी कि और फिर वह दुश्मन कभी पैदा ही नहीं हुआ था, और बस वैसा ही हो जाएगा। वह सिटी ऑफ बुक्स नाम की एक जगह पर रहती है जहां अनंत किताबें हैं। हर एक किताब एक पूरी मल्टीवर्स है। वह एक किताब उठाती है, उसे पढ़ती है और उसके पन्नों को बदलकर किसी भी दुनिया का इतिहास या भविष्य बदल देती है। उसके पास रेड ट्रुथ, ब्लू ट्रुथ और गोल्ड ट्रुथ जैसी शक्तियां हैं, जहां वह जो कुछ भी रेड में बोलती है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच बन जाता है, जिसे कोई भगवान भी नहीं झुठला सकता। कई लोग पूछते हैं कि क्या फेदरीन से ज्यादा कोई शक्तिशाली है? क्या कोई ऐसा कैरेक्टर है जो उसे टक्कर दे सके? तो दोस्तों, यहाँ बात आती है टियरिंग सिस्टम की। फेदरीन को टियर 0 यानी बाउंडलेस की श्रेणी में रखा जाता है। अगर हम गोकू, सायतामा या नारुतो की बात करें तो ये कैरेक्टर्स फेदरीन के लिए सिर्फ एक स्याही के धब्बे के बराबर हैं। गोकू कितनी भी ट्रेनिंग कर ले, वह एक कहानी का हिस्सा है और फेदरीन वह लेखिका है जो वह कहानी लिख रही है। एनोस वोल्डिगोड अपनी तलवार से भगवान को मार सकता है, लेकिन फेदरीन वह है जिसने एनोस के भगवान होने का विचार लिखा है। अगर कोई इसे टक्कर दे सकता है तो वह सिर्फ वही किरदार हैं जो खुद कहानी को नियंत्रित करते हैं, जैसे डेमन किंग डेमाओ का अकुतो साई जो अपने मल्टीवर्स का लेखक है, या शिंजा बंशो का हाजुन जिसकी एक ही आह पूरे मल्टीवर्स को मिटा सकती है। प्रेजेंस ही ऐसे किरदार हैं जो फेदरीन के सामने खड़े होने की हिम्मत रख सकते हैं, क्योंकि वे भी लेखक का ही प्रतिनिधित्व हैं। इनके अलावा बाकी सब फेदरीन के सामने सिर्फ चींटियां हैं। फेदरीन करती क्या है? इतनी ताकत होने के बाद कोई भी ऊब जाएगा।
और फेदरीन के साथ भी यही होता है। वह इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि उसके लिए कुछ भी चुनौती नहीं बचा, इसलिए वह दूसरी डायनो जैसे बर, अनाकास्टेल और लैम्बडा डेल्टा को अपने मोहरों की तरह इस्तेमाल करती है। वह उन्हें अलग अलग ब्रह्मांडों में भेजती है ताकि वे वहां तबाही मचाएं और फेदरीन बैठकर उसका तमाशा देख सके। वह उमिनेको की मुख्य पात्र एनजे उशिरोमिया और बैटल की जिंदगी के साथ सिर्फ इसलिए खेलती है क्योंकि वह बोर हो रही होती है। उसकी भूमिका एक दर्शक भगवान की है जो तब तक हस्तक्षेप नहीं करती जब तक कहानी उबाऊ ना हो जाए। लेकिन क्या फेदरीन का कोई अंत है? क्या वह कभी मरी है? इसका जवाब है नहीं। फेदरीन मौत के विचार से बहुत ऊपर है। मौत एक ऐसी चीज है जो उनके लिए होती है जो पटकथा के अंदर है। फेदरीन पटकथा लिखने वाली है। उमिनेको के अंत में भी हम देखते हैं कि वह मरती नहीं है, बल्कि वह बस अपने इस खेल से ऊब जाती है और एनजे को एक मौका देती है अपनी कहानी खुद लिखने का। वह वापस अपनी सिटी ऑफ बुक्स में चली जाती है एक नई कहानी की तलाश में। उसका अस्तित्व तब तक रहेगा जब तक कहानियां रहेंगी। वह एक अनंत दर्शक है जो हर एक वास्तविकता के खत्म होने के बाद भी वहीं खड़ी रहेगी। दोस्तों, फेदरीन ऑगस्टस ऑरोरा की यह कहानी हमें बताती है कि फिक्शन में शक्ति की कोई सीमा नहीं होती। जब हमें लगता है कि हमने सबसे शक्तिशाली कैरेक्टर देख लिया है, तब फेदरीन जैसी सत्ता आकर हमें बताती है कि हम सिर्फ एक बड़े समंदर की एक बूंद देख रहे थे। वह लेखक की उस ताकत का प्रतीक है जो एक पल में नए ब्रह्मांड बना सकती है और अगले ही पल उन्हें मिटा सकती है। उमिनेको नो नाकू कोरोनी का यह किरदार हमेशा एनीमे इतिहास का सबसे जटिल और अजेय पात्र बना रहेगा। उसकी अतीत की पहेलियां, उसकी मेमोरी डिवाइस का राज और उसकी कहानी को मोड़ने वाली शक्तियां उसे सच में अनमैच्ड बनाती हैं। उम्मीद है कि फेदरीन की यह महागाथा और गहरा विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि कोई और ऐसा किरदार है जो फेदरीन को पटकथा लिखने से रोक सकता है, तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि हाजून या अकुतोसाई में वह बात है जो इस लेखिका डायन को हरा सकें? अपनी राय जरूर दें। अगर आपको ऐसे ही उच्च स्तरीय पावर स्केलिंग और काल्पनिक कथाओं में दिलचस्पी है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अनमैच्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम उन किरदारों की बातें करते हैं जिन तक पहुँच पाना नामुमकिन है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और ऐसे ही महान किरदार के साथ जो आपके होश उड़ा देगा। तब तक के लिए देखते रहिए अनमैच्ड। अलविदा।